नमस्कार, समय शिखर में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। सुप्रीम कोर्ट के एक और फैसले के खिलाफ लोग सड़क पर उतर गए। सरकार से उस पर कैंची चलाने की मांग की जा रही है। सबसे बड़ा मामला उच्च शिक्षण संस्थानों की नियुक्तियों में 13 पॉइंट रोस्टर लागू किए जाने का है। इसके अलावा जंगल की जमीन पर आदिवासियों के हक को लेकर दिए गए सुप्रीम फैसले पर भी नाराजगी है। आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के हक और हुकूक की लड़ाई को आधार बनाकर कई संगठन और विपक्षी पार्टियां सड़क पर उतरी हैं। देश भर में रेल सड़क यातायात ठप करने और बाजार बंद कराने की कोशिश की गई। सरकार भी बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि चंद दिनों बाद चुनाव होने वाले हैं। उन्हें जनता की अदालत में भी जाना पड़ेगा। हम ये बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारा मकसद सर्वोच्च अदालत के फैसले पर टिप्पणी करना या चर्चा करना नहीं है। हम तो इन दिनों सुप्रीम फैसलों के खिलाफ सड़क पर उतरने के ट्रेंड की चर्चा करना चाहते हैं। क्या ये विरोध प्रदर्शन जनता के लिए और जनता के हित में है या सिर्फ विरोध की राजनीति? आखिर फैसलों पर फसाद क्यों हो रहा है? समय शिखर में हम इन्हीं मुद्दों पर अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के आदिवासियों और वनवासियों को उनके आवास से बेदखल करने के फैसले से राहत देने के हालिया आदेश के बावजूद आदिवासी समूहों और उनके समर्थकों ने भारत बंद रखा। आदिवासी इसे फौरी राहत मान रहे हैं। उनकी मांग है कि केंद्र उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए अध्यादेश लाए। इस बंद को आरजेडी समेत 21 विपक्षी दलों का समर्थन है। ये लोग आरक्षण बढ़ाओ, बेरोजगारी भगाओ को अपना हथियार बनाकर भारत बंद के आह्वान में शामिल हो गए। बिहार, झारखंड समेत देश भर में बंद समर्थक सड़क पर उतरे। जिस तरह से 13 पॉइंट रोस्टर जारी किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, और उच्च शिक्षा में दलित और SC ST का मतलब समझिए कि एक तरह से वंचित, पूरी तरह से वंचित कर दिया गया है। पिछड़ों को भी पूरी तरह से वंचित किया। उसमें OBC किसी तरह से बहुत उसमें ये है जोड़ घटाव करने के बाद OBC का स्थान आ पाएगा उच्च शिक्षा में। प्रोफेसर अगर बनने की बात होगी तो उसी के विरोध में आज छात्र राष्ट्रीय जनता दल और राजद का जो बंदी था उसको बंदी को सफल बनाने में हम लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं। उसी को लेकर जो नैतिक समर्थन एवं सामूहिक समर्थन है, हमारा मुख्य मांग है 13 पॉइंट रोस्टर को खारिज करो और अविलंब अध्यादेश लाओ 200 पॉइंट रोस्टर को लागू करते हुए, ताकि समाज के तमाम वर्गों को का उचित प्रतिनिधित्व हो जाए। 200 पॉइंट रोस्टर जो कि विश्वविद्यालयों को यूनिट बना करके वो रोस्टर जारी होगा। SC ST के लोग भी इसमें शामिल हैं और उसी में हम लोग भारत बंद किए हैं। EVM का भी छेड़छाड़ हो रहा है। EVM को हम लोग बंद करने का भी मांग कर रहे हैं। बंद समर्थकों की उच्च शिक्षण संस्थाओं की नियुक्तियों में 13 पॉइंट रोस्टर की जगह 200 पॉइंट रोस्टर लागू करने समेत 6 प्रमुख मांगे हैं। लगभग 20 लाख आदिवासी परिवारों को वन भूमि से बेदखल करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पूरी तरह निरस्त करके अध्यादेश लाने की मांग की जा रही है। मोदी सरकार और उनके सहयोगी भी आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के वोट बैंक की अहमियत को अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे में संभावना ये भी जताई जा रही है कि 7 मार्च को मोदी सरकार की आखिरी कैबिनेट की बैठक में बंद समर्थकों की मांगों पर मुहर लग सकती है। आरक्षण का बड़ा सेंसिटिव मामला होता है, उसको वो लोग दे रहे थे कि भाई नहीं, इसको एक मामला को चुनाव का मुद्दा बनाओ, लेकिन हम लोग उनको इस मुद्दा बनाने नहीं देते। 2-3 दिन में ही आप देखिएगा ऑर्डिनेंस आ गए। इन्होंने तो राज्यसभा में भी बोला था। राज्यसभा में उनका वक्तव्य है कि चूंकि उस समय जो सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग था, उन्होंने कहा था कि अगर कोर्ट का फैसला हम लोग के पक्ष में नहीं आएगा, तो चूंकि समय नहीं है, हाउस सेशन में नहीं है, तो हम लोग ऑर्डिनेंस लाएंगे। तो राज्यसभा में भी कहा था। अब इसमें सब लोग हैं, इसलिए जो सरकार अब निर्णय लेने जा रही है उससे समाज के सभी तबकों के जो गरीब बच्चे हैं, SC ST OBC और सामान्य श्रेणी के अभी 10% जो आरक्षण दिया गया, उनको भी लाभ मिलेगा। चुनावी साल है और नेता चुनावी मोड में हैं। ऐसे में ये मुद्दा काफी जोर शोर से उठ रहा है। लालू ने ट्वीट करते हुए कहा कि देश में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है। वाम दलों ने मोदी सरकार पर आरक्षण और संविधान पर हमले का आरोप लगाया और आंदोलन में शामिल हुए।
हाल में ही 3 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी की इस वर्ग पर खास नजर है। ऐसे में मोदी कैबिनेट की अगली बैठक में इसके पक्ष में बड़े फैसले की उम्मीद है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले कुछ दिनों में इस मुद्दे पर और बड़ी राजनीति सामने देखने को मिल सकती है। समय के लिए पटना से संजीव राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि किन मुद्दों को लेकर भारत बंद का आह्वान किया गया था। पहला और सबसे बड़ा मुद्दा उच्च शिक्षण संस्थानों की नौकरियों में आरक्षण को लेकर है। प्रदर्शनकारी नए 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली की जगह पुराने 200 पॉइंट रोस्टर प्रणाली की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा शैक्षणिक और सामाजिक रूप से भेदभाव का सामना नहीं करने वाले सवर्णों के लिए 10% आरक्षण दिए जाने के प्रावधान को भी रद्द करने की मांग की जा रही है। आरक्षण की अवधारणा बदलकर संविधान पर हमला किए जाने का भी आरोप लग रहा है। देश भर में 24 लाख खाली पदों को भरने की मांग की जा रही है। इसके अलावा करीब 20 लाख आदिवासी परिवारों को वन भूमि से बेदखल करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पूरी तरह से निरस्त करने और अध्यादेश लाने की मांग भी की जा रही है। वहीं 2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान बंद समर्थकों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाने और उन्हें रिहा करने की भी मांग हुई है। अब इस फैसले पर फसाद की वजह क्या है? सरकार भी मान रही है कि ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत है, बावजूद उसके भारत बंद का ऐलान क्यों किया गया? इसके पीछे क्या सही मायने में वो जेन्युइन विरोध की वजह नजर आती है या विरोध की एक राजनीति है जो सुप्रीम फैसले के खिलाफ सड़क पर उतरी है? हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं। पटना स्टूडियो में प्रेम रंजन पटेल जी, आप बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। शक्ति यादव जी, आप आरजेडी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। सरोज तिवारी जी, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय कुमार, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। रांची स्टूडियो में दयामणि वारला जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। दयामणि जी, हम पहले आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर ये विरोध की वजह क्या है? सरकार भी सैद्धांतिक रूप से मान रही है कि नहीं कुछ हुआ तो ऑर्डिनेंस लाएगी सरकार। संजय जी, एक तो ये पे हम कहना चाहेंगे कि लगातार हम लोग 2016 से देख रहे हैं कि देश में, पूरे देश में आदिवासी, दलितों और माइनॉरिटी के लिए जो भी भारतीय संविधान में कानून है, चाहे जंगल के अधिकार को लेके, जमीन के अधिकार को लेके आप बोलिए, या तो नौकरियों में आरक्षण की जो प्रावधान है, लगातार इसमें जो केंद्र की सरकार है या तो राज्य की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगातार उसमें संशोधन करके आदिवासियों के हाथ में जो अधिकार है उन अधिकारों को छीनने का काम कर रही है। और ऐसे परिस्थिति में लगातार मैं कह रही हूं, एक तो अध्यादेश 2014 में लाया गया जिसमें कि जंगल जमीन को लेके जिस तरह से ग्राम सभा को अधिकार दिया गया, उसके बाद से हम झारखंड से हैं, सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट में संशोधन करने की कोशिश की गई। उसके बाद आप देखिए आपका जो एसटी एससी एट्रोसिटी एक्ट है उसमें भी आपका उसको ढीला करने का काम किया गया। और उसके बाद अभी जो उच्चतम न्यायालय का जो फैसला आया है उसमें आपके पूरे देश के 20 लाख आदिवासियों को जंगल से हटाने की बात आई। जस्ट उसके बाद अभी जो, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने वाला फैसला भी तो सुनाया ना कि 11.8 लाख पॉपुलेशन जो है उसके। मैं आ रही हूँ। क्या आप तो ऐसा काम कर रहे हैं कि चिटबिया आपका है, पट भी आपका, आप फैसला सुना देते हैं जब पूरे देश के लोग, जो पीड़ित लोग, उत्पीड़न झेलने वाले लोग जब गोलबंद होते हैं, अपनी आवाज बुलंद करते हैं, तब आप तुरंत करवट ले लेते हैं और फिर बोलते हैं कि नहीं हम इसके लिए अध्यादेश लाएंगे। तो ऐसे समय में लोग गोलबंद होकर रोड में नहीं उतरेंगे तो फिर क्या करेंगे? ठीक, मैं समझ गया, आपकी बात समझ गया। शक्ति यादव जी, आपकी पार्टी की आपत्ति क्या क्या, किन किन मुद्दों पर है और क्यों है? देखिए, तो आपने देखा, अभी सुना आपने जिस तरह से दलितों का और
आदिवासियों का, कमजोर तबकों का अधिकार के हनन, चाहे जंगल और जमीन की बात हो, उन्होंने ठीक सवाल खड़ा किया। लेकिन हमारा ये 17 जो पॉइंट है रोस्टर के, यह भी उसमें समाहित है इन कारणों से कि आपने यूनिवर्सिटी को यूनिट समाप्त कर दिया और विभाग को यूनिट माना, और आप जो नियुक्तियां लाएंगे और इन नियुक्तियां जो कर रहे हैं, उस नियुक्तियों में बहुसंख्यक वर्ग खास करके 85% लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। ऐसा फैसला जो बहुसंख्यकों पर भारी पड़े, यह फैसला देश में नहीं हो सकता। ये बिंदुवार इन तरीकों पर हमारा सीधे तरह से एक तरह से जनहित में ये सवाल है कि आखिर जो 85% 90% लोग जिनके हक और हकूक की अनदेखी की जा रही है, जिन निर्णयों में हो, हम कोई निर्णय के आलोक पर कोई टिप्पणी नहीं, लेकिन निर्णय अगर देश हित के खिलाफ हो, बहुसंख्यक के खिलाफ हो, तो आखिर देश का संविधान निर्माता या संविधान निर्माण करने वाले संस्थाएं चुप नहीं रह सकती है। उस पर कार्रवाई कहीं न कहीं करनी है। और देश में जब देखिए कि 4.5 वर्षों में ये मोदी जी की सरकार कई ऐसे फैसले हुए इनके समय में जो कहीं न कहीं बहुसंख्यक हित के खिलाफ जा रहे हैं, चाहे वो आदिवासी का सवाल हो, या यूनिवर्सिटी में नियुक्तियों का सवाल हो, या देश में कई तरह के संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग का सवाल हो। देश में पहली बार न्यायालय भी मुखर होकर के सरकार के निर्णय पर सवाल करने का सवाल हो। और इस तरह से हमारा मांग है कि इन मांगों पर हर हाल में जो रोस्टर है उसको लागू करने चाहिए, और आरक्षण आप बढ़ाइए। हम किसी आरक्षण के खिलाफ नहीं, आप आरक्षण का दायरा आपने तोड़ा है तो आप जिसकी जो आबादी है उसके अनुसार आरक्षण बढ़ा दीजिए। ठीक है, समझ गया, मैं रोक रहा हूं, रुक जाइएगा। और ईबीसी का फिर मैं आपके पास आऊंगा, अभी आप चाहिएगा जी, मैं आपके पास फिर आऊंगा। तो संभव नहीं है। ठीक, आप लोग सरोज जी, अब मैं कांग्रेस की राय इसलिए जानना चाहता हूं, मैं जानबूझ के सबसे आखिर में सत्ता पक्ष से सारे सवालों का जवाब लूंगा। सरकार भी सैद्धांतिक रूप से इस पक्ष में है और इसीलिए अध्यादेश लाने की बात भी हो रही है। बावजूद उसके सड़क पर उतरकर संविधान बचाओ के नाम पर इतना विरोध प्रदर्शन क्यों, भारत बंद क्यों किया गया? देखिए संजय जी, बड़ी चतुराई से समझने की बात है जी। पहले तो 13 पॉइंट रोस्टर हो सकता है कई लोग नहीं भी समझ रहे हो, बातें हो रही हैं, लेकिन आपको भी थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ समझा देना चाहिए। मैं समझा दूंगा सर, लेकिन सबसे बड़ी जानबूझ करके अभी वर्तमान में कोर्ट का सहारा जो लिया जाता है, कोई न कोई PIL वगैरह डालता है, और PIL वगैरह डाल करके इस तरह का आदेश लेकर के आता है। बेसिकली बीजेपी की एक छटपटाहट है कि 3 स्टेट में जो हारे हैं, इनको लगा कि सवर्णों के वोट से हार गए। अब इस वजह से ये कैसे उनको खुश कर ले, उनको खुश करने के चक्कर में ये कहीं के नहीं रहेंगे, न माया मिलेगी न राम मिलने वाले हैं। इनको समझ में नहीं आता कि जब इस तरीके का रोस्टर प्रणाली होगा और अलग अलग विभाग वाइज करेंगे, तो पहले 50.5% वाले का कोटा तय होगा, उसके बाद 27% OBC वाले के लिए तय होगा, फिर 15% SC वाले के लिए, फिर ST वाले 7.5% के लिए तय होगा। ऐसी स्थिति में जब छोटे छोटे वैकेंसीज निकलेंगे तो उसमें तो कभी नंबर ही नहीं आएगा बाकी लोगों का। बात ये नहीं है, बात ये है कि जो भी अगर हमने एक कानून बना लिया, एक संविधान बना लिया कि यह आरक्षण देना है, तो उसको बहुत ही न्यायपूर्ण तरीके से निश्चित रूप से लागू करना चाहिए। वो ये दिखना नहीं चाहिए कि अन्यायपूर्ण है। अब अगर जब हम कोर्ट में जाते हैं तो कई सारी बातें होती हैं, उस तरह की बातों की वजह से उसके एक फैसले आ जाते हैं और इन लोगों को मालूम होता है कि हम ऐसे फैसले ला सकते हैं। अभी भी अब बीजेपी की जो केंद्र सरकार का एक तरीके से जो बोल भी रहे हैं उसमें बचाव होता दिखता है। अभी उनका बयान ये है कि हम लोग पुनर्विचार याचिका डालेंगे, अगर फिर से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया तब हम अध्यादेश लाएंगे। तब तक ये सरकार निकल जाएगी, चुनाव हो जाएगा, और अब समझिएगा इसका खेल भी कि ये चुनाव से भी बहुत ज्यादा प्रभावित खेल है, लेकिन इसमें बीजेपी को नुकसान हो जाएगा। ये फायदा सोच के चल रहे हैं, बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है, नुकसान और नफे की बात वो भी समझ सकती है। जी, प्रेमरंजन पटेल जी, आपके सामने 3 पक्ष हैं और तीनों लगभग एक ही पक्ष है। समझना चाह तो रहे हैं, लेकिन वो गलत कई बार मिसफायर होता है। कोई बात नहीं सर, ठीक है। और ए लाइटर मूड, तीनों पक्ष को आपने सुना, समझा, और सब इस पक्ष में है कि 13 पॉइंट रोस्टर को खत्म किया जाए, 200 पॉइंट रोस्टर को फिर से बहाल किया जाए, यूनिवर्सिटी को या किसी इंस्टीट्यूशन को यूनिट के रूप में रखा जाए, ना कि डिपार्टमेंट को यूनिट के रूप में रखा जाए। तो आपकी सरकार भी तो सहमत है, लेकिन ये सारे विरोध प्रदर्शन जो हो रहे हैं वो इसलिए क्योंकि आप पर चतुराई का आरोप लगा रहे हैं। नहीं संजय जी, ये सरकार ने कुछ नहीं किया है इसमें।
ये सीधा कोर्ट का मामला है। कोर्ट में गए लोग और कोर्ट ने फैसला सुनाया। जब ये बात प्रकार का जब फैसला आया तो सरकार ने कहा कि हम जाएंगे उसके पुनर्विचार याचिका में। अगर वहां से नहीं मिला, अगर इस प्रकार का 13 पॉइंट को खत्म कर करके 200 पॉइंट रोस्टर पॉइंट को लागू करने का, तो फिर हम अलग से अध्यादेश ला करके उसको लागू करेंगे। आपने देखा होगा कि जो हमारे केंद्रीय मंत्री मानव संसाधन के हैं प्रकाश जावड़ेकर जी ने, उन्होंने कहा है कि आने वाले कैबिनेट से हम उसकी डिसीजन लेकर और उस 200 पॉइंट रोस्टर को हम लागू करने का काम करेंगे। दूसरी बात है कि इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। ये जिस प्रकार से लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि आज जो मोदी जी की सरकार है, ये 4.5 वर्षों में लगभग 4.25 वर्षों के अंदर में जितना गरीबों के लिए काम किया है, दबे कुचले शोषित वर्ग के लोगों के लिए काम किया है, शायद इतना आज तक आजादी के बाद किसी सरकार ने नहीं किया। तो इनके मुद्दे समाप्त हो गए हैं। जिनको गरीबी हटाओ का नारा लगातार देते थे और गरीबों को हटाने का काम करते थे, आज केवल गरीबों के लिए काम हो रहा है। सबका साथ सबका विकास नारे के साथ गरीबों को सबसे ज्यादा हमने योजनाओं के माध्यम से उनको लाभ पहुंचाने का काम किया है। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वह आप देखेंगे कि उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन देने का हो, चाहे उनको शौचालय निर्माण का योजना हो, तमाम योजनाएं तो आप इस वक्त नहीं गिना सकते सर। इस वक्त हमारा मुद्दा आरोग्य योजना के तहत 10.5 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपया प्रति परिवार ठीक सर लाभ देने का योजना हो है। बहुत सारे तमाम योजनाएं हैं और वो गरीबों के लिए काम कर रही है, गरीबों के लिए बना रहे हैं। तो इनके पास गरीबों का जो है इनके पास तो अब कुछ चारा नहीं रहा। गरीब तो इनसे भाग गए, गरीब तो इनसे टूट गए। अब तक गरीबों को सब जवाब ये लोग दिखाते रहे कि गरीबों के लिए मैं करूंगा, लेकिन आज तक गरीबों के लिए कुछ नहीं किए। गरीबों को गरीबी हटाने के नारे के साथ गरीबों को हटा रहे थे लगातार, और हमारी सरकार ने लगातार गरीबों के लिए काम किया। तो इसलिए ये तरह तरह के मुद्दे उठे। ठीक सर, मैं अब आपको रोक रहा हूं। मुद्दों में कोई आज ने देखा कि आप बंद आह्वान किए थे ये लोग, लेकिन बंद विफल हो गया, जनता ने नकार दिया इनको जो है। चलिए खैर इशू पर हम बात करेंगे सर। विफलता और सफलता हमारा मापदंड नहीं था इस वक्त। रोस्टर न्यायालय के कारण आया है और उसको हम समाप्त करके 200 पॉइंट रोस्टर को अगर न्यायालय फैसला नहीं देता है, शक्ति जी मैं आ रहा हूं, उसके बाद आप रुक जाइएगा जरा सर, मैं आप ही सुनूंगा जवाब। इनके मुद्दे समाप्त हो गए। ठीक सर, अब डॉक्टर संजय कुमार का विश्लेषण एक बार जान लेते हैं, फिर मैं आप दोनों मेहमानों के पास आ रहा हूं। डॉक्टर संजय कुमार, मुद्दा तो जेन्युइन लग रहा है, सरकार भी सहमत है, विपक्ष भी सहमत है, लेकिन सड़क पे विरोध भी है। संविधान बचाओ, संविधान खतरे में है ऐसा विपक्ष कहता है, सरकार कहती है कि हम तो गरीबों के पक्ष में हैं, ये तो गरीब को ही हटा दिए थे, इसलिए अब इनको क्या बोलने का औचित्य है। तमाम योजनाएं सरकार गिराती है, लेकिन उधर आदिवासी संगठन के कार्यकर्ताओं से जब बात होती है, जैसे दयामणि वार्ला जी से हमने भी पूछा तो उन्होंने कहा कि आदिवासियों के हितों के खिलाफ बहुत सारे फैसले आए, चूंकि हम सड़क पर नहीं उतरते तो फैसले लागू होते जो जनहित के खिलाफ था। किस तरीके से आप देख पा रहे हैं? क्योंकि 2 मुद्दे हैं और दोनों मुद्दों को हम लोग अलग अलग कर करके समझेंगे। पहले हम लोग रोस्टर प्रणाली को समझें। शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान है, उसके तहत नियुक्तियां होते रही हैं, ये सब लोग हम लोग जानते हैं। ये 200 पॉइंट का रोस्टर सिस्टम जो था, बड़ी सामान्य बात है कि यूनिवर्सिटी में A to Z जितने भी पद वैकेंट होते थे उसको जोड़ लिया जाता था और उसके आधार पर वो नियुक्तियों का प्रावधान होता था कि 4 सामान्य होंगे, फिर OBC होंगे, फिर SC होंगे, फिर ST होंगे, इस तरह की चीजें होती थी। लेकिन एक जगह जो मामला है जहां पर एक सवाल लोग उठा रहे हैं, चाहे पक्ष के लोग उठा रहे हों, विपक्ष के लोग उठा रहे हों, उस सवाल में दम है। ठीक है, कोर्ट के फैसले अपनी जगह पर है और कोर्ट को फैसला लेने का देने का अधिकार है क्या कि अगर देश में 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी को अगर देख लिया जाए तो 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप देख लीजिए कि शेड्यूल कास्ट के कितने प्रोफेसर हैं। 11,000 कुछ प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, तो उसमें 1,000 कुछ प्रोफेसर रैंक में है और उसमें जो शेड्यूल कास्ट के जो प्रोफेसर हैं करीब 38 हैं। तो अगर देखा जाए तो उनकी जो संख्या है वो 3 पॉइंट कुछ होता है, जबकि वो 15% होना चाहिए था। शेड्यूल ट्राइब्स को अगर हम लोग देखें तो शेड्यूल ट्राइब्स भी करीब करीब काफी कम है, 0 पॉइंट कुछ है, जबकि 7.5 वो डिजर्व करते हैं। 27% में OBC है।
तो 49% के लिए ये लोग दबाव बना रहे हैं कि ठीक है 50% आप जिनको नियुक्त कीजिए, लेकिन 49% सीटों को भरा जाना चाहिए और उसमें हमारी भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन जो दूसरा पक्ष है, जो कोर्ट का फैसला को मैं देख रहा था, चाहे वो इलाहाबाद कोर्ट का फैसला हो, बाद में लोग रिव्यू में गए थे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, वो कहते हैं कि अगर इस तरह से बहालियां होते रहेंगी तो डिपार्टमेंट में सब्जेक्ट वाइज सारे टीचर नहीं मिल पाएंगे, और जब सब्जेक्ट वाइज टीचर नहीं मिल पाएंगे तो इस रोस्टर को मानने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, एक डिपार्टमेंट में कई टीचर हो जाएंगे, कोई डिपार्टमेंट में मात्र 1-2 टीचर ही रह जाएंगे। तो हम लोग डिपार्टमेंट को और सब्जेक्ट को हम बहाली की इकाई बनाए, न कि यूनिवर्सिटी को बनाए। और यही बात को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब 2017 में 18 में उनका फैसला आया, और जब ये यूजीसी भी रिव्यू में जाती है सुप्रीम कोर्ट में, तो इलाहाबाद कोर्ट के फैसले को वो बरकरार रखते हैं कि नहीं, पहले शिक्षकों की नियुक्ति हो, सब्जेक्ट वाइज हो, डिपार्टमेंट वाइज हो, जिनकी जरूरत है उनकी हो। ठीक है हम लोग, लेकिन वहां 2 तरह के विरोधाभास है। अब सरकार कह रही है कि ठीक है भाई, अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगी तो हम ऑर्डिनेंस में जाएंगे, ऑर्डिनेंस लाएंगे, और ऑर्डिनेंस ला करके तो सरकार कर ही सकती है। तो सब्जेक्ट वाइज भी टीचर कैसे रहे, और दूसरी चीज बीच का रास्ता अपनाने की जरूरत तो है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला यूं ही तो नहीं था, कोटा है उनको भी कैसे भरा जाए, इस पर विचार करने की जरूरत है। बिल्कुल। मैं आप लोगों को कुछ तस्वीर दिखाता हूं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं बंद की 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर पटना की है, जहां संविधान बचाओ संघर्ष समिति की अगुवाई में बंद समर्थक सड़क पर उतरे। ये लोग विश्वविद्यालयों में 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली का विरोध और आदिवासियों को जमीन से बेदखल नहीं करने की मांग कर रहे थे। दूसरी तस्वीर ये भागलपुर की है, जहां बंद समर्थकों को दुकानदारों ने उल्टे पांव लौटने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल ये बंद समर्थक जबरन दुकानें बंद करा रहे थे। इससे दुकानदार नाराज हो गए, आपस में झड़प हो गई। दुकानदारों ने बंद समर्थकों को खदेड़ दिया, लेकिन इस दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था नदारद नजर आई। वहीं बिहार कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी नए रोस्टर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और विश्वविद्यालय बंद करा दिया। बंद की कुछ और तस्वीरें से हम आपको रूबरू कराते हैं। मसलन औरंगाबाद, दरभंगा और मुजफ्फरपुर की तस्वीरें हैं। औरंगाबाद में बंद समर्थक सुबह से ही सड़क पर उतरे और बंद को सफल बनाने में जुट गए। ये समर्थक दुकानों को बंद कराते हुए रमेश चौक पहुंचे, जहां उन्होंने चौराहों को जाम कर यातायात ठप कर दिया। बंद समर्थकों ने कहा कि सरकार संविधान से छेड़छाड़ करना बंद करे, नहीं तो वो इसका कड़ा विरोध करेंगे। दरभंगा में भी बंद समर्थकों ने स्टेशन के पास गुमटी नंबर 26 पर मनिहारी जयनगर जानकी एक्सप्रेस का चक्का जाम कर दिया। लेकिन अब सवाल यह है शक्ति यादव जी, संविधान खतरे में कहां नजर आ रहा है? यदि सरकार आपके इस मत से अगेंस्ट हो तब तो एक बात है, फिर भी आप लोगों को लगता है कि संविधान खतरे में है? ऐसा कौन सा फैसला सरकार ने कर दिया जहां संविधान के अस्तित्व पर सवाल उठाए भाई? अब देखिए समझना नहीं, आपको यही बात तो समझनी पड़ेगी। समझाइए ना सर। जब भी एक फैसले नहीं कई फैसले हैं जिसके आप भी गवाह हैं और हम भी गवाह हैं, देश का न्यायालय के न्यायमूर्ति निकल करके देश में संविधान और लोकतंत्र पर खतरे की वकालत कर दी। हम उन सवालों पे नहीं जाना चाहते, हम कोई टिप्पणियां नहीं। अगर आपकी सरकार जब जा रही थी तो यूजीसी जब जा रही है, देख रही है, उसके जो वकील हैं कोई पीआईएल कर रहा है, तो आपके वकील क्या कर रहे थे? सरकार के वकील अटॉर्नी जनरल क्या कर रहे थे? आखिर ये परिस्थितियां जो उत्पन्न हुई और राज्य और देश के अंदर में, क्या ये सत्य नहीं है कि आप किसी के बहुसंख्यक के अधिकारों का हनन करें और आप ये चतुराई से ये कहें कि विभागवार हो? विभागवार कतई स्वीकार नहीं। जब आपने यूनिट हमारा मांग है कि यूनिट आप यूनिवर्सिटी को मानिए, चतुराई से आप चाहते हैं सही पदों को खा जाना, और जब जनाक्रोश सामने आता है तो सरकार कहते कि हम लाएंगे, अध्यादेश लाएंगे। आप पहले क्या कर रहे थे? कोर्ट के फैसले आने के तुरंत बाद आपने निर्णय क्यों नहीं लिया? आदिवासियों के संगठन के जब उग्र रूप होने के बाद, आंदोलन के जब होने के बाद आप निर्णय लेते हैं, अध्यादेश लाने के फिर निर्णय आता है, निर्णय को आप जो है पुनः लेते हैं। तो सवाल ये नहीं है,
सवाल साफ है कि आप यूनिट के खिलाफ अगर हमारा साफ है 200% आप लागू करिए, आप मान जो हमारा है कि भाई यूनिवर्सिटी रहे। और ये जो बोलते हैं कि हम दे रहे हैं शौचालय है, ये दे रहे हैं, ये हसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत गा रहे हैं, रिफिल के पैसा दे रहे हैं क्या? अरे कोई ले लिया गैस सिलेंडर महंगा है, उसका रिफिल का पैसा इनके घर से आएगा प्रेम रंजन पटेल जी के। और पेट्रोल डीजल ऐसे ही महंगा त्राहिमाम कर रही है जनता। आटा की पिसाई का कीमत बढ़ गया, जोताई का पैसे का कीमत बढ़ गया। इनको मालूम है कि माल वाहक में किस पर बोझ जा रहा है। सवाल इनका रैली में इनकी हैसियत बुझाया नहीं क्या? इस समझ में नहीं आया कि अरे 3 पार्टियां जो सरकार में थी उनको पूरी ताकत लगाए 75% लोग रहा कि जदयू का बीजेपी का रही हमारी है। अब किसकी भीड़ थी भगवान जाने। अब पता चला कि 50% तो कर्मचारी थे, उसमें भी 50% कर्मचारी सुनने के लिए गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति, देश के प्रधानमंत्री के प्रति जनता का इतना गुस्सा है तो सुनना भी मुनासिब नहीं। फर्जीवाड़ा कब तक? फर्जीवाड़ा और देश के संवैधानिक संस्थाओं से छेड़ और संविधान का दुरुपयोग नीरव मोदी के लिए। प्रेम रंजन पटेल जी, मैं समझ गया, रोक रहा हूं, रुक जाइएगा, चलेगा देश, रुक जाइए, देश चलेगा इसी से। आप जाके खोल लेते हैं, चौकसी से चलेगा सर, रुक जाइएगा। ठीक संजय जी, सर जवाब तो ले लें। हाँ, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ प्रेम रंजन जी, आप ही के पास आ रहा हूँ प्लीज। एक सवाल से जोड़ सर सवाल जोड़ दे रहा हूँ। इनके पास न मुद्दा है न कोई विषय है। सवाल तो सुन लीजिए। जब भी मौका मिला है सत्ता में आने के लिए बिहार में, तो इन्होंने बिहार को पूरे लूट लिया, अपने परिवार के लोगों को संपत्ति बनाया। इनका जो नेता था तेजस्वी यादव, जरा पूछिए 27 साल की उम्र में 43 संपत्तियों के मालिक कहां से आ गए? इनके जो नेता थे लालू यादव को रेल मंत्रालय मिला तो उसे रेल मंत्रालय को दिए, देश को पूरा जो है पटेल साहब जिम्मे लगा लिए। माफी चाहूंगा पटेल साहब, मैं आपसे एक सवाल कर लूं। सत्यानंद जी प्लीज रुकिएगा, शक्ति जी रुकिएगा, और हमारे आप पढ़े लिखे व्यक्ति रुकिएगा। जो नेता सरोज जी मैं आऊंगा आपके पास, जब इन दोनों को शांत कराओ पहले। शक्ति यादव जी आप रुकिए, शक्ति जी हाईजैक मत कीजिए प्लीज। शक्ति यादव जी प्लीज, शक्ति यादव जी प्लीज, सरोज जी जरा शक्ति यादव जी को शांत कीजिए, मैं आ रहा हूँ। अगर गरीबों के लिए काम हो रहा है, ये सारे चीज अगर हो रहे हैं नरेंद्र मोदी के कारण, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। मैं नहीं समझ पाता हूँ रक्तचाप इतना ऊंचा क्यों हो जाता है आरजेडी का। धैर्य क्यों नहीं रखते हैं आप लोग? भाई सुन तो लीजिए दूसरे की बात। इनका नेता पूरा दागदार है, नीचे से ऊपर तक जेल में बैठे हुए, और हमारे नेता के पटेल जी मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। पटेल जी मैं आपसे सवाल करूँ, पटेल जी मैं आपसे सवाल करूँ। अगर 55 करोड़ लोगों के खाता खुलता है देश के अंदर में, तो प्रेम रंजन पटेल जी मेरा सवाल सुन लीजिए ना। हमने खाता खोलने पटेल जी, खाता में गैस कनेक्शन 8 करोड़ लोगों के पास नहीं है, तो 6 करोड़ हमने लोगों नहीं है देने का काम। पटेल जी मैं कुछ पूछूं आपसे? देने का काम किया सर। अब मैं आपका ऑडियो रोक रहा हूं, आप मेरा सवाल सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। प्रेमचंद पटेल जी इस वक्त मैं आपका ऑडियो ब्लॉक किया हूं, आप सवाल सुनिए। पटेल साहब सवाल सुनिए पहले। पटेल जी सवाल सुनिए, इस तरह से नहीं चलेगा। आप प्लीज सवाल सुनिए। तो लोग तो पूरे देश के पटेल जी आप सवाल सुनेंगे? इनको कुछ बुझाने जा सुनिए, सवाल सुन लीजिए सर। आप ही से रूबरू हूं, धैर्य थोड़ा आप ही रखिए। चुप कराइए सर, चुप है, अब वो शांत है। प्लीज कोई आपस में टोकाटाकी करे प्लीज। अरे सर सुन तो लीजिए, अरे सर सवाल सुन तो लीजिए सर। आप लोग सब बड़े बुद्धिजीवी राजनेता हैं और बिहार आप लोगों को बड़े सीरियसली सुनता है। प्लीज एक एक करके जवाब दीजिए, और बीच में टोकाटाकी मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं मत करें कोई। सर ये इनका कहना है विपक्ष का कि आपकी सरकार जो है मीटर टेस्ट करने में माहिर है। जब देखती है कि विरोध होने लगा है तो आप जनहित की बात करने लग जाते हैं, और फिर ऑर्डिनेंस की भी बात सामने आती है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ऐसे मामलों पर पहले उनके अटॉर्नी जनरल क्या कर रहे थे, उन्होंने क्यों नहीं विरोध किया, इसका जवाब चाहिए सर। संजय जी कोर्ट का मामला है, ऐसा नहीं है कि सरकार के वकील, अटॉर्नी जनरल सब लोग वहां थे। कोर्ट पर कोई जो है सरकार का दबाव नहीं होता है, इन लोगों के सरकार में होता था।
कि कोर्ट में जैसा चाहते थे, जिस प्रकार का चाहते थे, उस प्रकार का फैसला कराते थे। ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है सर। कोर्ट आती है, आप कोई तो अगर जनता ऐसा आरोप मत लगाइए प्लीज। फैसला आम आवाम के खिलाफ जाती है तो उसके पक्ष में भी सरकार निर्णय लेती है। आपने देखा है कई ऐसे मामले, चाहे वो अनुसूचित जाति के एक्ट का मामला हो, जी मैं इनके बाद आप ही के पास आ रहा हूं। ऐसे कई सारे मामलों पर हमने फैसला लेने का काम किया है, हमने लिया है। ठीक सर, मैंने कहा ठीक, मुझे आपका जवाब मिल गया सर, आज का जाएगी और जवाब मिल गया सर। सरोज जी अगर स्वीकृत हुआ कांग्रेस से समझ अध्यादेश के माध्यम से 200 पॉइंट रोस्टर सरकार ने खुद मानव संसाधन मंत्री केंद्र सरकार के खुद उन्होंने कहा है। ठीक सर। सरोज जी देखिए क्या है, लागू कराने का काम। ठीक सरोज जी, क्या है ना कि मुश्किल कहां पर आ रही है, ये बात सही है। प्रकाश जावड़ेकर साहब ने इस बात को लेकर बड़ा कन्विंसिंग वे में कहा है कि ऑर्डिनेंस आएगा और उस और बात आगे बढ़ भी गई है। संभवतः 7 मार्च को मौजूदा सरकार का आखिरी कैबिनेट होगा, उसमें शायद ऑर्डिनेंस लाने की बात भी हो जाए। तो विन विन सिचुएशन तो हर तरफ है, फिर भी संदेह के घेरे में क्यों लाया जाता है हर चीज को? एक वाक्य के बाद मैं आपकी बात कहूंगा जी। एक वाक्य ये है कि जब विषय ना मालूम हो तो लोग विषयांतर करते हैं जी, और अजीब सा डिबेट कर देते हैं। अभी जो है आपने एक बात बहुत अच्छी बात कही कि ये सरकार जो है मीटर टेस्ट करते रहती है, ये टेस्ट करते रहते हैं कि हमने क्या करना है। अब इसका देखे भारत बंद जैसा विरोध हो गया, एक बार और 2 अप्रैल का भारत बंद विरोध हुआ था, उसके बाद ये गियर बदले थे। अभी ये भारत बंद हुआ तो अब ये गियर बदलना शुरू किए और अभी भी ये नहीं लेके आने वाले। मेरी जितनी आज तक मैंने समाचार देखा या खबर देखा कि अभी पुनर्विचार याचिका में जाएंगे और अगर ये बदल भी दें तो आपने किसी को तंग क्यों किया। एक बात पहले ये तो रोस्टर प्रणाली वाली बात हो गई। एक मैडम वाली बात छूट गई थी जो वास्तव में एसटी कम्युनिटी के लिए है, जिनको जमीन से बेदखल करने वाली बात है। हमें आ रहा था उस पर, बहुत खराब चीज है। आप अगर किसी का संस्कृति जुड़ा हुआ है, अगर मैं हिंदू हूं और हमारे लिए कोई कहे कि नहीं राम जी को छीन लेंगे तो मुझे अच्छा तो नहीं लगेगा। वैसे ही जो आदिवासी समाज है वो जमीन से जंगल से जुड़ा हुआ समाज है और उनकी बहुत सारी चीजें उससे जुड़ी हुई होती हैं। अगर आप उनको बेदखल करने की कोशिश करेंगे सिर्फ विकास के नाम पर, विकास आप समावेशी कीजिए, वहीं पे कीजिए, ऐसा नहीं कीजिए कि उसको वहां से बेदखल कर दीजिए। वैसे ही संजय जी ने कहा, बहुत एक अच्छी बात कही कि विभागवार अगर लेने से एक तर्क, ये बहुत अच्छा सा तर्क था, ये मैंने भी पढ़ा था इस चीज को कि अलग अलग विभाग के शिक्षक नहीं मिलते थे, इस वजह से विभागवार की एक बात आई और कोर्ट में शायद ये बात मजबूती से टिक भी पाई। लेकिन हम लोग रास्ता दूसरा निकाल सकते हैं, क्योंकि जब हम ये रास्ता निकालते हैं तो एक बहुत बड़ा अन्याय होता है। संविधान के खतरे की जो बात आपने कही, संविधान इसलिए खतरे में है क्योंकि आप अगर एक आरक्षण दिए हैं तो संवैधानिक व्यवस्था दिए हैं, अगर उस व्यवस्था के अनुरूप आप अनुपालन नहीं करा पा रहे हैं तो खतरा तो है। ये समझने की बात है कि खतरा है। उस खतरे को हम निपटाने के लिए हम विषयवार भी शिक्षक मिल जाए, हम 200 रोस्टर प्रणाली भी रखें और उसमें हम विषयवार भी चयन कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। उसका रास्ता निकाला जा सकता है। ये रास्ता नहीं हो सकता कि तेरे 13 पॉइंट रोस्टर कर दें और उसमें बहुत लोगों को अधिकार से आप वंचित कर दें। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पे, और ये बात निश्चित रूप से इन्होंने, चूंकि इनको जानकारी नहीं है, ये उठा के कुछ भी बोल देते कि अटॉर्नी थे, ये थे, वो थे। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात जब थी उस समय जानकारी है, पूरी जानकारी आप पढ़िए, उसमें आपको जानकारी नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। आप जानकारी तो मेरे पास है भाई, तभी मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास है तभी मैं बोल रहा हूँ। और आप सुन लीजिए, आपकी भी जानकारी खुद। आप जल्दी बात कंप्लीट कीजिए, जामणी जी के पास भी जाना है। उस समय होता क्या है कि जब सरकार को नोटिस जाता है, सरकार के प्रतिनिधि आते हैं, सुनिए ना संजय सर, जब सरकार के प्रतिनिधि, अब ये मत बोलिए, विषयांतर मत कीजिए। 70-72 साल के इतिहास में आपके शासन में बाहर आए थे, बोलिए मत। और आप जो आज के बंद का मजाक उड़ा रहे थे, ये आज के बंद का मजाक उड़ा रहे थे, रैली में 15-20 हजार आदमी नहीं आ पाए थे। 3 महत्वपूर्ण दल और शक्ति जी ने, चलिए मुझे विषयांतर नहीं होना है सर, मुझे अपने विषय पर आना है। मिला के 15-20 हजार रैली की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया सर, मैं रोक रहा हूँ, क्योंकि आपके नेता ही झूठ बोलते हैं। आपके नेता ही शुरू से ऊपर से नीचे तक झूठ बोलते हैं। झूठा पार्टी का सर, कहाँ इंडिविजुअल हो गए सर, इंडिविजुअलिस्टिक मत होइए प्लीज। नहीं कर रहा था आप विषय से इतना विषय। ठीक सर, पटेल साहब परिवार में चले जाएंगे। अगर आपके परिवार पे जाने लग जाए तो सुशील मोदी से लेकर सबको नंगा किया जा सकता है। आप इस खेल में मत पड़िए। आपके यहाँ कितने, अच्छा मैं आप तीनों को रोक रहा हूँ, आप रुक जाइएगा। दयामणि जी मैं आपसे रूबरू हूँ,
दयामणि जी, ये बताइए, लगभग 20 लाख आदिवासी परिवारों को बेदखल करने की बात हो रही थी, जो आप लोग कह रहे हैं वन भूमि से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को में जब ये एक और विचारणीय बात आई तो तत्काल प्रभाव से सर्वोच्च अदालत ने उस पर रोक भी लगा दी और लगभग 11.8 लाख फैमिली इससे अभी प्रभावित नहीं है। तो सवाल यह है कि अदालत के इस फैसले में संभव है कि सरकार का तर्क कहीं संभवतः कमजोर रहा हो, इसलिए ऐसा फैसला आया, या फिर आप किस रूप में देखती है? कि जहां झारखंड का सवाल है, हम लोग लंबे समय से हम लोग लड़ते रहे हैं जंगल जमीन बचाने के लिए और पर्यावरण बचाने के लिए, और ये पूरी तरह से ये इतिहास गवाह है कि हम लोग जहां जंगल जमीन बचाए हैं तो आज सारे लोगों को अनाज मिल रहा है, सारे लोगों को शुद्ध पानी मिल रहा है, सारे लोगों को श्वास लेने के लिए शुद्ध हवा मिल रहा है। अब ये जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो बात कही, अब हम लोग पहले से ही झारखंड में 80 लाख से ज्यादा लोग जंगल जमीन से विस्थापित हो चुके हैं, और जब अभी ये फिर से ये फैसला आया है, जो हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं जमीन बचाने के लिए, जंगल बचाने के लिए, और यहाँ तक कि संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी है, धर्म स्वतंत्रता रूप से विवेक से मानने की आजादी है, लेकिन आज की तारीख में तमाम आजादी तो खत्म हो रही है। तब ऐसे समय में अगर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो निश्चित रूप से पूरे देश की आदिवासी जनता आक्रोश में है, इसलिए कि बहुत पहले से विकास के नाम पर उन्होंने अपना सारा चीज दे दिया है और विस्थापन होके वो विस्थापन के दंश झेल रही है। आज की तारीख में आप पूरे देश का आंकड़ा ले लीजिए कि सरकार की कोई भी सरकार आती है तो विस्थापितों का मुद्दा नहीं बनता है। क्या वो मानवाधिकार के तहत जीने के लिए क्या अधिकारी नहीं है? तब ऐसे परिस्थिति में क्यों विरोध नहीं करेंगे? सरकार पर तो आप हम लोगों को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हम लोगों को कतई भी भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी जब विरोध करते हैं लोग, तब वो कहती है कि नहीं, हम रोक लगा लेंगे। लेकिन हम आपको याद दिलाना चाहती हूं कि आपने जो एट्रोसिटी एक्ट में जो बदलाव किए हैं, उसमें सरकार ने अध्यादेश लाया। अध्यादेश लाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि जो हमारा फैसला जो था, पहला फैसला, वो हमारा अंतिम है। कहां आपने चेंज किया? तो आदिवासी अब बेवकूफ नहीं है, दलित बेवकूफ नहीं है। आप यहां पर नौकरी के नाम पे झारखंड में जेपीएससी में पहले से जो आरक्षण था, उसको आरक्षण को आपने खत्म कर दिया। नौकरी भी लूट ले रहे हैं, जंगल भी लूट रहे हैं, जमीन भी लूट रहे हैं। आप पर हम कैसे भरोसा करेंगे? जी, मैं एक सवाल आपसे कर लेता हूं, फिर मैं आगे चलता हूं। ये आज 19 साल हो गए झारखंड के निर्माण के। सन 2000 में झारखंड का निर्माण हुआ था। 19 साल में आज तक उस राज्य में विस्थापन नीति नहीं बन पाई। जेएमएम की भी सरकार टुकड़े टुकड़े में मिलाकर देखे तो 2.5-3 साल के करीब रही। उसमें तमाम दलों का समर्थन भी था, कांग्रेस का भी समर्थन था, आरजेडी का भी समर्थन था, जो भी और दल थे उनका भी समर्थन था। ये बात सही है कि अब तक के सर्वाधिक कालखंड में बीजेपी का उसमें शासन रहा, एनडीए का शासन रहा झारखंड में। राज्य में विस्थापन नीति नहीं लागू हो पाने की ठोस वजह आप किसको मानती हैं? और सवाल यह है कि इस मामले में तो सभी दलों पर फिर सवाल है। अब देखिए, मैं सभी राजनीतिक पार्टियों की बात कर रही हूं, लेकिन मैं ये गिनने नहीं जा रही हूं। गिनना तो पड़ेगा। जब आप किसी एक पर आरोप लगाती हैं तो इन आरोपों से बाकी पार्टियां भी वंचित नहीं है। मैं गिनती कर रही हूं। आपको मैंने ये पहले ही कहा कि सभी राजनीतियों पार्टियों की बात मैं कर रही हूं, लेकिन सभी राजनीतियों के पार्टियों के पास हम लोगों ने खुद जाके ये कहा कि आप पहले से जो विस्थापित हुए हैं उनके लिए आज तक आपने विस्थापन नीति नहीं बनाया। हम लोग सबके पास गए, कोई भी यहाँ राज सत्ता में बैठा, लेकिन सबको ने उद्योगों के लिए, बड़े बड़े कंपनियों के लिए आपने नीति। तो फिर आदिवासी किस पर यकीन करे? जितना भी मैंने संविधान आदिवासी यकीन, एक चीज मैं कहना चाहती हूं कि आज की तारीख में जब हम पूरे 70 साल की बात करते हैं तो हम लोग 4 साल में जो हम लोगों ने देखा और सीखा,
आज सही मायने में आज आदिवासियों के आज जो लैंड बैंक बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, 5th शेड्यूल को पूरी तरह से खत्म करके बनाया है। 5वीं अनुसूची में ग्राम सभा को अधिकार दिया गया था, उसको खत्म करके बनाया गया है। तो आज की तारीख 4 साल में जितने भी कानून आए हैं पूरी तरह से आदिवासियों को खत्म करने के लिए है। पहले हम लोग जंगल की बात करते थे, जमीन की बात करते थे, आंदोलन की बात करते, हम लोग देशद्रोह के नाम पर हम लोगों के ऊपर में केस मैं आपको रोक रहा हूं। आज की तारीख में जितने भी जल जंगल जमीन की बात करते हैं उनको भारतीय जनता पार्टी देशद्रोह करके वो जेल में बंद कर रही है। ठीक, मैं आपको रोक रहा हूं। अब डॉक्टर संजय कुमार, मैं एक छोटी सी टिप्पणी ले लूं आपसे कि दरअसल ये बात सही है कि झारखंड में आज तक विस्थापन नीति नहीं बन पाई। ये बात भी सही है कि सबसे ज्यादा खनिज उद्योग वाला राज्य की श्रेणी में झारखंड आता है। झारखंड की कोख में अमीरी है और जमीन पर गरीबी है। तो सवाल यह है कि जो भी सरकारें अब तक बनी हैं, इस बात में तो दम है कि आदिवासियों की जो दशा और दुर्दशा है वहां पर वाकई चिंता करने की बात तो है। सरकार की तमाम योजनाएं आती हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस पर क्यों नहीं फोकस हो पाया? कहां जाकर सरकार मजबूर नजर आती है? यही तो राजनीति के साथ हमेशा एक क्रूर मजाक होते रहा है जी, कि जो आदिवासी जो वहां के मूलवासी थे, ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि वहां उद्योगों का विकास नहीं हो, लेकिन आपने विस्थापन नीति नहीं बनाई, आपने उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं की। ये तो सुप्रीम कोर्ट का माने मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा फैसला है कि उन्होंने जो वन विधेयक अधिनियम के तहत एक अधिकार दिया इन लोगों को कि आपको इजाजत है, ये जंगल आपके हैं, ये जमीन आपके हैं, ये जल आपके हैं, और जब तक ये सरकार चाहे जिनकी भी सरकार रहे, हम ये नहीं कह रहे हैं, अगर वो सरकार है तो इनके बारे में सोचना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के डंडे के बल पर नहीं, कहीं न कहीं आपके अंदर में मानवता भी होनी चाहिए कि आप इन्हें विस्थापित कर देते हैं, कभी उद्योग लगाने के नाम पर, कभी खनिज उत्खनन के नाम पर, और इनके पुनर्वास की आप कोई व्यवस्था नहीं करते हैं। तो बेदखल करने का अधिकार आपको है, लेकिन उनको पुनर्वास देने की, उनको रोजगार देने की और उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए आपके पास कोई नीति नहीं है। ठीक सर। तो मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आदिवासियों के हित में है और सरकार के कान को भी खड़े कर दिए है। जी बिल्कुल। प्रेमचंद जी, देखिए, इस पर तो संवेदनशील होना पड़ेगा। हमारी राजनीति बेहद संवेदनशील नहीं रह पाई है इन मुद्दों पर। लंबे समय से सरकारें बनती रही हैं, आज भी सरकार चल रही है झारखंड में, लेकिन विस्थापन नीति नहीं बन पाई। सर, कहीं ना कहीं तो जवाब देना होगा। संजय जी, आप देखें कि झारखंड पहले बिहार के साथ था। बिल्कुल था। झारखंड का ही वनो उपज या माइंस मिनरल्स पूरे जो है से बिहार में यूज होते थे। दुनिया अगर झारखंड अमीर था, लेकिन झारखंड के लोग गरीब आज भी कहे जाते हैं, और उसका पूरा दोहन और शोषण बिहार के लोग करते थे। हमारी ही सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी की नेतृत्व अभी दोहन हो रहा है सर, और उसको झारखंड को अलग करने का काम किया, अलग राज्य बनाने का काम किया कि जब तक अलग राज्य नहीं होगा तब तक झारखंड। लेकिन उससे आदिवासियों को क्या लाभ मिला सर? सवाल तो ये है, और यही इनके नेता लालू यादव सर सवाल तो यही कि आदिवासियों को क्या लाभ मिला का निर्माण होगा। इससे डर था, ये बात और डर था। झारखंड के बनने के बाद झारखंड का विकास हुआ है, मैं मानता हूं, लेकिन झारखंड के लोग आज भी जो जीवन स्तर होना चाहिए था वो नहीं हो सका है। कौन है जिम्मेवार? जो आपने कहा, कौन है जिम्मेवार सर? या जिन चीजों का विकास के नाम पर जिनको अलग किया जाता है वो होना चाहिए। मैं मानता हूं कि सरकार को इसमें पहल कर करके आगे बढ़ कर करके और उनके लिए इस बात को जरूर आवश्यक रूप से विचार कर करके उसको करना चाहिए, जिससे उनको कई कठिनाई, वहां रहने वाले झारखंड के रहने वाले खास कर करके जो सबसे समय कम है, मैं आपको रोक रहा हूं, रुक जाइएगा प्लीज। और आदिवासी समुदाय के लोग हैं, उनको कहीं कोई कठिनाई नहीं हो, उनको कोई परेशानी नहीं हो, वो खुश रहे। एक बार झारखंड का दौरा कर लीजिए जरा। सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाला व्यक्ति अगर वह खुश नहीं होगा तो सरकार सर देख लीजिए एक बार जाके प्लीज। राज्य खुशहाल नहीं हो सकता। ठीक कह रहे हैं आप, उनका मैं आपकी भावनाएं सहमत हूं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ दुखद ही है। ये काम कर रहे हैं लगातार जो है जी। आप सरोज जी बहुत संक्षेप में 20 सेकंड में बात पूरी कर होती है जी। हाँ, कहने के लिए नीति किसकी खराब होती है? यदि किसी का मुंह बहुत मजबूत हो तो वो कुछ भी कह सकता है। लेकिन एक बात है
कि आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने ये जो आदिवासियों से जुड़ा मुद्दा है, उनका जंगल जमीन, इस पे एक नहीं अनेक बार अपनी बात में कहा और संसद में मामला उठाया और इसका विरोध भी किया। और इसलिए मुझे इस बात पे प्राउड है, मुझे थोड़ा एक निश्चित रूप से अच्छा लगता है जब मैं आदिवासी समाज के किसी लोगों के सामने बात करूंगा कि हमारे नेता ने ये लड़ाई लड़ी। और उसके बाद चलिए सर विषयांतर करेंगे और बेकार की बात करेंगे। मुख्य धन्यवाद सर। मलिन अपना जरूर शक्ति यादव जी, आपका लास्ट कमेंट शक्ति यादव जी, आपका लास्ट कमेंट। ज्यादा जानते हैं, एक सेकंड, आप दोनों को रोक रहा हूं, लेकिन खैर रुक जाइएगा आप प्लीज लोग सर, केवल समझ गया, बात बनाने जानते हैं और कुछ नहीं जानते। ठीक सर, ये आरोप फिर भी आगे भी चलता रहेगा। शक्ति यादव जी कंप्लीट कीजिए। बात जान लीजिए जी। सबकी आकांक्षा है कि निश्चित तौर पर आदिवासी का कल्याण हो, और यही कारण से राज बटा था। हमें डर था कि राज अगर बटेगा तो उसके कोखों पर हमला करेगी भारतीय जनता पार्टी, इसका हमें भय था कि उसके अंदर जो उससे पहले भी हमला ही होता रहा सर, उसको छीन करके ले जाएगी। हम तो राज्यों के विकास के लिए आदिवासी मुख्यमंत्री चाहते थे, हम गैर आदिवासी नहीं चाहते रहे थे। गैर आदिवासी का मुख्यमंत्री बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद शक्ति यादव जी, बहुत धन्यवाद प्रवचन, बहुत धन्यवाद तिवारी जी, बहुत धन्यवाद मणिवाला जी। लेकिन जब सारी राजनीति किसी एक बिरादरी के पक्ष में खड़ी हो जाती है तो विश्वास मानिए वो बिरादरी और भी गरीब होती चली जाती है। इसका जीता जागता उदाहरण हमारे आदिवासी भाई बंधु जरूर है। आदिवासियों की जिंदगी को जब उनके घर और इर्द गिर्द वातावरण में जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा आजाद भारत में इतनी योजनाएं इनके लिए आई, पर योजनाएं वो कहां चली गई और उनकी जिंदगी कहां खड़ी है, वाकई तकलीफ होती है। राजनीति इसमें कितना संवेदनशील है यह हमें अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तमाम सरकारें आती रही, जाती रही, बात होती रही, लेकिन बातें वहीं आकर ठहर भी जाती रही। ये हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छी बात तो नहीं है। नमस्कार।